सो फाइनली मैं आज अपनी वो वीडियो शेयर कर पा रहा हूँ जिसके ऊपर मैं पिछले 4 सालों से काम कर रहा था। द इनहेरेंट फ्लॉ ऑफ ओपेनहाइमर। यार मैं मतलब पिछले 3 सालों से इसी फिल्म के आने का वेट कर रहा था। कोई आलसी नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो 2023 एक बहुत बड़ा साल रहा है। एटलीस्ट इंडियन सिनेमा एंड अमेरिकन सिनेमा तो ग्रो हुए ही, और इस साल का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट था बार्बेनहाइमर। वार्नर ब्रदर्स की एक ऐसी रिवेंज गाथा जिसके कारण उन्होंने जानबूझ के बार्बी को ओपेनहाइमर के साथ क्लैश करवा दिया। और मेरी लाइफ की भी कुछ विश लिस्ट थी जिसमें कि सबसे टॉप पे था एज अ नोलन फैन बॉय ओपेनहाइमर को आईमैक्स में एक्सपीरियंस करना। एंड टू माय सरप्राइज दिस वाज द बेस्ट वर्क ऑफ नोलन टिल डेट, और इजीली मैं इस फिल्म को इस साल की बेस्ट फिल्म में करार कर सकता हूँ। एंड थी भी फ्रॉम एवरीथिंग, परफॉर्मेंसेस, विजुअल्स, म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, एवरी फकिंग थिंग वाज जस्ट अमेजिंग। बट इस कहानी में एक दूसरा भी पात्र का आगमन, एक 80 साल के मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की 200 मिलियन की एक छोटी सी इंडी फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर। अब मेरी लाइफ में नोलन की फिल्म को आईमैक्स में एक्सपीरियंस करना प्रायोरिटी लिस्ट 1 पे तो था, बट प्रायोरिटी लिस्ट 2 पे मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की भी फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस करने का था। तो आई सॉ अ fucking 3 hours 27 minutes slow burn film on the Osage murders, and this was a completely mind-blowing experience कि this film dethroned Oppenheimer from that pedestal जो कि मैंने 2023 की बेस्ट फिल्म के लिए सेट किया। इनहेरेंट प्रॉब्लम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस प्रॉब्लम इज नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एनी ऑफ द कंट्रोलेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म, जैसे कि म्यूजिक, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग वगैरह। इन सब में तो फिल्म परफेक्ट ही है, लेकिन फिल्म के जॉनर में ही ये प्रॉब्लम लाई करती है। बायोग्राफिकल ड्रामा बनाना इज नॉट एन इजी टास्क, और इसके अच्छे खासे फ्लॉज होते हैं। हालांकि ओपेनहाइमर ने काफी सारे फ्लॉज को ओवरकम कर दिया है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ देम व्हिच आर स्टिल देयर प्रेवलेंट इन द फिल्म इटसेल्फ। अब कुछ जो फ्लॉज होते हैं, जैसे कि उस इंसान का पब्लिक परसेप्शन, अगर पब्लिक उस व्यक्ति को पसंद या नापसंद करती है तो फिर उसको पब्लिक के परसेप्शन से विपरीत दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिटलर को अच्छा दिखाया जाए और छत्रपति शिवाजी महाराज को बुरा, दिस विल बी रॉन्ग इन सो मेनी वेज। या एक ऐसा फ्लॉ भी होता है कि उस आदमी की लाइफ को दिखाने के चलते उन इवेंट्स पर से फोकस हटा दिया जाए जो कि रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट फिल्म में एकदम से अननेसेसरी लगने लगती हैं बिकॉज दे आर नॉट गिवन इनफ टाइम। मोर ओवर वो फिल्म उस व्यक्ति के बस उस एक इवेंट को लेकर बनाई जाती है जिससे कि वो फेमस हुआ। वो इवेंट्स और जितनी भी चीजें हुई थी उनको बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के ला करके कहानी को आगे बढ़ाया गया, और ओपेनहाइमर में भी अपेरेंटली यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं। If you don't know how atom bomb was built, this film will confuse you a lot कि भाई ये कैरेक्टर कहाँ से अटपका या ये चीज कैसे हो गई। एंड इसका मेन रीजन ये है कि आपको उस आदमी के कई दशकों की लाइफ, लाइक 60 to 70 years किसी भी आदमी की, you have to concise in just 2 hour to 3 hour film, which is just kind of impossible in itself. ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी हियरिंग में हम लोगों को बार बार शेवालियर इंसिडेंट का मेंशन मिलता है, एंड आई प्रिज्यूम जस्ट लाइक मी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर आल्सो कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन कि हु द फक इज शेवालियर। एंड जिन को अभी तक नहीं पता, इट वाज दिस गाय। अब जिन लोगों ने फिल्म दूसरी बार देख ली हो उनका मुझे पता नहीं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट टाइम देखी उनका क्या, मेजॉरिटी लोगों को ये तक नहीं पता होगा कि व्हाट वाज शेवालियर इंसिडेंट, और उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं। फिल्म में उस चीज का कॉन्सिक्वेंस इस तरीके से दिया जाता है, एंड एक्चुअली में उस चीज का बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस था ओपेनहाइमर की लाइफ में, लेकिन उस पूरे शेवालियर इंसिडेंट के बिल्डअप का क्या, वो बिल्डअप हो ही नहीं पाता है। एंड इसकी गलती क्रिस्टोफर नोलन की भी नहीं है, ये गलती सीधा सीधा उस जॉनर की ही है। सेम विद डॉक्टर हिल। डॉक्टर हिल का कैरेक्टर नैरेटिवली इंपॉर्टेंट था, बट जस्ट इमेजिन अगर वो कैरेक्टर कोई और प्ले करता इंस्टेड ऑफ रामी मालिक, एंड ही हैज दिस इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल फेस। भाई कम ऑन, एकदम ही अलग बंदा लगता है यार। हम लोग वो ध्यान ही नहीं देते कि भाई वो बंदा पीछे खड़ा है, और वो एकदम से प्रकट हो जाता, हमें पता ही नहीं चलता। अब और भी ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जो कि बस एक सीन में हो जाते हैं, बिकॉज वो रियल लाइफ में हुए थे, उनका मेंशन मिल जाता है, बट दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ
meaning in the film. किलर्स ऑफ द फ्लावर मून भी एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ही है जिसमें हम लोग स्टोरी अर्नेस्ट बर्कहार्ट और विलियम हेल की पर्सपेक्टिव से विटनेस करते हैं, उनकी मेंटालिटी और कैरेक्टर डायनामिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। ये फिल्म ओपेनहाइमर की तरह सेम प्रॉब्लम से सफर नहीं करती क्योंकि दिस फिल्म इज कंप्लीटली अबाउट द मर्डर्स, नॉट द लाइफ ऑफ विलियम हेल एंड अर्नेस्ट बर्कहार्ट। सिंस फिल्म मर्डर को लेकर थी तो नैरेटिव से इजीली काफी सारे ऐसे अननेसेसरी इवेंट्स को फिल्टर आउट कर सकती थी। इनफैक्ट जिस बुक पर ये फिल्म बेस्ड है उस बुक का मेन प्रोटैगनिस्ट वाज FBI ऑफिसर टॉम वाइट एंड बुक उसके पर्सपेक्टिव से थी एंड बुक का जॉनर एक्चुअली में हिस्टोरिकल ड्रामा टाइप नहीं था। इट वाज एन इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर, अ नॉन फिक्शन। फिल्म का मेन मोटिव ये दिखाना था कि एक इंसान लालच के चलते कितना नीचे गिर सकता है एंड फिल्म ने उसी चीज को एक्सप्लोर किया। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून एक सिंगल फोकस के साथ चलती जाती है और उस एक आइडिया को अंदर तक एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है कि उन कैरेक्टर्स के और कितने डायमेंशंस हो सकते हैं। साइड कैरेक्टर्स का भी अच्छे से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया है और फिर इससे पूरा जो वर्ल्ड है फिल्म का वो अलाइव लगता है, वैसा स्टैग्नेटेड नहीं लगता कि वो सिर्फ इन लोगों के अराउंड ही घूम रहा है। जबकि ओपेनहाइमर में आयरॉनिकली ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट ज्यादातर कैरेक्टर्स या वर्ल्ड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता। जैसे कि एडवर्ड टेलर के साथ डिसएग्रीमेंट उतना इम्पैक्टफुल फील नहीं होता जितना कि होना चाहिए और जो कि एक्चुअली में रियल लाइफ में था भी। डू अ बिल्ड अप कि भाई दिखाओ तो सही कि देयर इज सम डिसकंटेंटमेंट विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी इटसेल्फ दैट दे समवॉट हेट ओपेनहाइमर फॉर व्हाट ही डिड। एंड मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट फिल्म में कैरेक्टर्स नहीं बल्कि कैमियोज लगेंगे अगर आपको ओपेनहाइमर की स्टोरी नहीं पता हो तो। हाइजेनबर्ग, नील्स बोर, इजाडोर राबी, डॉक्टर हिल, लियो स्लेजार्ड, एनरिको फर्मी एंड इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब केवल कैमियो फील होते हैं। नील्स बोर का कैरेक्टर बस आके कहता है कैन यू हियर द म्यूजिक। इजाडोर राबी बस है ना उसके कंधे पे हाथ रखने के लिए होता है। डॉक्टर हिल रॉबर्ट डाउनी जूनियर का करियर खत्म करने के लिए होता है। लियो स्लेजार्ड बस साइन लेने के लिए खड़ा होता है। एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन रॉबर्ट डाउनी जूनियर को इग्नोर करने के लिए खड़ा होता है। एंड हाइजेनबर्ग के कैरेक्टर का क्या भाई, जो पूरी जो रेस चली थी आर्म्स रेस बिटवीन हाइजेनबर्ग एंड ओपेनहाइमर एंड देन दोनों की आइडियोलॉजीज कैसे डिफरेंट थी, दिस वाज नॉट एक्सप्लोर्ड। एंड जेन्युइन जो कैरेक्टर्स लगते हैं उनमें केवल ओपेनहाइमर, लुइस स्ट्राउस, जनरल ग्रोव्स, किटी एंड जीन टैटलॉक, सिर्फ यही डेवलप्ड कैरेक्टर्स लगते हैं। तो इसलिए ही when I just compare Oppenheimer to Killers of the Flower Moon, it just feels less immersive. If you would have gone into a theater to watch Killers of the Flower Moon, जो कि most probably you wouldn't have watched it, but if you would have watched it and जब आप थिएटर से बाहर निकलते, the experience would have been completely different. एंड में वो कैरेक्टर जो सफर करते हैं, everyone who suffers this whole fate, and when this whole thing ends, you are just left with that bitter taste in that mouth. इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ओपेनहाइमर टेक्निकली किलर्स ऑफ द फ्लावर मून से काफी ज्यादा बेहतर है एंड इट इज जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन प्लेज ऑफ ऑल टाइम और इसमें कोई शक भी नहीं। बट इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था टू जस्ट एक्सप्लोर कि इवन द बेस्ट फिल्म दैट यू थिंक इज नॉट द परफेक्ट फिल्म। एवरी फिल्म हैज इट्स ओन फ्लॉज। इनफैक्ट किलर्स ऑफ द फ्लावर मून भी कोई ऐसी परफेक्ट फिल्म नहीं है, जैसे उसकी पेस काफी ज्यादा स्लो है। इफ आई वुडंट हैव वॉच्ड दैट फिल्म इन द थिएटर, आई वुड हैव डेफिनेटली जस्ट स्लेप्ट एंड उस फिल्म का लास्ट का जो आधा घंटा था उधर ही मतलब कि उन्होंने पूरी फिल्म की एकदम से पेस चेंज कर दी थी। अब अगर वीडियो पसंद आया सो लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं मे बी 4 साल बाद या 4 दिन बाद।